और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या करें आप तैयारी। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, इनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे कल के लिए खास रणनीति आपकी क्या हो बाजार पर। साथ ही आज हमारे साथ है HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा, हमारे साथ पूरे शो में रहेंगे शामिल। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम से जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के हाल पर एक नजर डालते हैं। तो हमने देखा शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर ही बंद हुए। हालांकि बाजार ने आज निचले स्तर से शानदार रिकवरी भी दिखाई और निफ्टी दिन के लो से करीब 200 अंक सुधरकर 15,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इंट्राडे में निफ्टी 15,550 का स्तर तोड़कर उसके भी नीचे फिसला था। वहीं निफ्टी बैंक भी 34,115 के लोज से करीब 420 अंकों की शानदार रिकवरी के साथ 34,500 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 135 अंकों की कमजोरी के साथ 52,450 के नीचे बंद हुआ। FIIs और DIIs की तरफ से आज क्या डेटा देखने को मिल रहा है, समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में भारी बिकवाली की है, 2,275 करोड़ रुपए की। तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 921 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में इतने उतार चढ़ाव की वजह क्या है और अंत में आई रिकवरी के मायने क्या हैं। कल होने वाली वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के पहले भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त एक्शन वाला दिन रहा, भारी उतार चढ़ाव। जी हाँ, एसजेएक्स निफ्टी से शुरुआत मजबूत होने के संकेत थे, क्योंकि अमेरिका में कमजोरी तो रही लेकिन उम्मीद से काफ़ी कम और निचले स्तरों से डाउ रिकवर होता हुआ दिखा और डाउ फ्यूचर्स स्टेबल थे। तो ऐसा लगा कि शुरुआत मजबूती के साथ होगी और हरे निशान में खुले भी भारतीय बाजार, लेकिन टिक नहीं पाए। खुलते ही थोड़ी बिकवाली का दबाव बनता हुआ नजर आया और बिकवाली का दबाव बनने की एकमात्र वजह ये थी कि FIs की तरफ से पिछले 2-3 सेशन में लगातार कैश मार्केट और वायदा कारोबार में बिकवाली के आंकड़े आते दिख रहे हैं, उससे थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखा। वो तो ठीक था, शुरुआती पहले घंटे में हम थोड़े कमज़ोर भी रहे, ठीक है, कोई खास बात नहीं, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे दिन के दौरान बिकवाली बढ़ती नजर आई और काफ़ी तेज़ बिकवाली हुई। और एक बार ये बाजार ने नहीं सिर्फ 15,800 तोड़ा, 15,700 भी तोड़ा, 15,600 भी तोड़ा और 15,525 के नज़दीक, 15,500 के नज़दीक आकर बाजारों ने बॉटम बनाया। लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटा बाजार के लिए बेहतरीन रहा। फिर से मिड सेशन के बाद रिकवरी आती दिखी और रिकवरी भी उतनी ही शार्प, उतनी ही शानदार थी। निचले स्तर से निफ्टी 200 पॉइंट रिकवर होकर मामूली नुकसान के साथ 15,700 के ऊपर बंद हुआ। तो अंत भला तो सब भला, तो उतने बुरे बंद नहीं हुए भारतीय बाजार एक बार कमजोरी के बाद। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी यही हाल था, 34,500 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो टूटा, उसके बाद 34,350 भी टूटा और 34,100 के बेहद नज़दीक तक पहुंचा बैंक निफ्टी और उसके बाद वहां से एक बेहतरीन शानदार रिकवरी लगभग 400-500 पॉइंट की आई और क्लोजिंग बेसिस पर हम 34,500 को होल्ड करने में कामयाब रहे। तो उतनी बुरी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की भी नहीं रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी एक्शन रहा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। कई सारे स्टॉक्स आज भी बाजार की कमजोरी को नज़रअंदाज करके मजबूत थे, तो कई स्टॉक्स में रिजल्ट्स के दम पर या मुनाफा वसूली का दबाव भी देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स स्टेबल थे, उसके बावजूद भारतीय बाजारों में बिकवाली हुई और तेज़ बिकवाली हुई। तो लोग ढूंढ रहे थे कि वजह क्या है और ऐसी कोई खास वजह मिली नहीं। न तो कोई कैबिनेट के फैसलों में ऐसा कुछ था, न ही कहीं कोई ग्लोबल मार्केट्स ख़राब थे। हाँ, आज रात अमेरिका की फेड की बैठक है, कुछ बड़ा डिसीजन वहाँ पर हो सकता है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स भी हल्की सी कमजोरी के साथ थे, सुस्त थे, कोई खास ऐसे ख़राब नहीं। तो प्योरली कह सकते हैं कि FIs की तरफ से वायदा कारोबार की एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बिकवाली का, मुनाफा वसूली का जो दबाव बना उसने बाजार को वोलेटाइल किया। लेकिन फिर भी कह सकते हैं क्लोजिंग होते होते बाजार ने अपने आप को संभाला और कमज़ोर भले ही रहे लेकिन बहुत बुरे नहीं। और क्लोजिंग बेसिस पर अब भी तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हुए, यानी कि तेज़ी का ट्रेंड अभी भी बरकरार है इतने बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद। अब कल का सत्र कैसे खास रह सकता है बाजार का और क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए, अनिल जी से समझेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले देवांशी आशर से करते हैं बातचीत और समझते हैं उनसे कि आज खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। बताइए देवांशी।
मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने मिला था, लेकिन हमने देखा कि आखिरी एक घंटे में शानदार रिकवरी आती हुई दिखी और इसके बाद निफ्टी हमने देखा करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग आती हुई दिखी और निफ्टी बैंक पर ज्यादा दबाव होता हुआ दिखा था। इसके बावजूद करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ आज निफ्टी बैंक में क्लोजिंग होती हुई दिखी है। ज्यादातर इंडाइसेस लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। हेवी वेट्स में आज काफी गिरावट बढ़ती हुई दिखी थी और इसके साथ ही आप देखिए सबसे ज्यादा जो डाउनफॉल था वो आज बैंकिंग स्टॉक्स में था, फाइनेंशियल्स में था। इसके साथ ही कई ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे आज हमने गिरावट देखी है। ऑटो स्टॉक्स में आज काफी गिरावट थी और फार्मा स्टॉक्स थे जहां पे कल के जो गिरावट थी वो आज एक्सटेंड होती हुई दिखी। लेकिन आज हमने जो ग्रीन साइड पर आते हुए दिखे वो ज्यादातर कैश मार्केट के स्टॉक्स आज आते हुए दिखे थे। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जहां पे थोड़ी सी खरीदारी आती हुई दिखी और इसके साथ ही मिडिल स्टॉक्स थे जिसने आज सहारा दिया है। सबसे पहले मिडिल स्टॉक्स की अगर बात करें तो टाटा स्टील यहाँ पे आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे थे। इसके साथ ही सेल, वेदांता, इन सब में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। टेलीकॉम स्टॉक्स यहाँ पे भी अच्छे गेंस थे। भारतीय एयरटेल ने अपने जो बेस प्लान्स है उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं और इसके बाद अच्छे गेंस इंडस टावर और भारतीय एयरटेल में, टाटा कम्युनिकेशन में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। पेपर स्टॉक्स, जेके पेपर आप देखिए 20% का अपर सर्किट। इसके साथ ही वेस्ट कोस्ट पेपर, स्टार पेपर जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज 5 से 7% तक की तेजी देखने मिली है। इसके साथ ही आप देखिए जी बिजनेस पर आपकी जो सुपर हिट कमाई होती हुई दिखी है, जो आपको कॉल्स रिकमेंड किए गए थे वहां पे आपकी आज शानदार कमाई हुई। फिलिप्स कार्बन, डिवीज लैब, रेमंड, बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे थे। और आप देखिए जो रियल एस्टेट और साथ ही टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स हैं वहां पे आज जमकर तेजी आती हुई दिखी है। नतीजों के चलते आज आप देखिए वेल्सपन इंडिया यहाँ पे गेन्स थे। इसके साथ ही महिंद्रा लाइफ जो बोनस डिक्लेयर किया, इसके चलते स्टॉक में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। साथ ही आप देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल जो खबर आती हुई दिखी, कंपनी के लैंड को लेके, डेवलपमेंट को लेके जो मंजूरी मिली है, इसके चलते आज हमने देखा सेंचुरी टेक्सटाइल, रेमंड, इसके साथ ही बॉम्बे डाइंग, इन सब में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। टीसीआई एक्सप्रेस और इंटेलेक्ट डिजाइन, एरिना और टाटा कॉफी आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। नतीजा आने के बाद इंटेलेक्ट डिजाइन, एरिना में 10% तक की गिरावट आज हमने देखी है। इसके साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स वो भी लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। ज्यादातर जो हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि कोटक है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, इन सब में गिरावट देखने मिली थी। सरकारी बैंकों में भी आज जैसे कि कैनरा बैंक है, एसबीआई है, यहाँ पे भी लाल निशान के साथ ट्रेड हुआ है। और आखिर में आप देखिए फार्मा स्टॉक्स, कल की जो गिरावट थी वो आज एक्सटेंड होती हुई दिखे। डॉक्टर रेड्डीज ऑन द टॉप, अब देखिए यहाँ पे गिरावट थी करीब 2.5% की। आरती ड्रग्स, किडिला, फाइजर यहाँ पे भी गिरावट आती हुई दिखी और सिप्ला में भी आज करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट थी। तो इन ऑल हमने देखा चुनिंदा स्टॉक्स थे, कैश मार्केट के स्टॉक्स थे जहाँ पे आज खरीदारी आती हुई दिखी। लेकिन ब्रॉड मार्केट्स में या ओवरऑल जो हैवी वेट्स थे वहाँ पे आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। चलिए आज के खास मेहमान शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, उतार चढ़ाव फिर दिन के अंत में आए रिकवरी, ऐसे बाजार में क्या खास स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया कहां रखा जाए? जी, पहले तो ये बता दें कि बाजार में जो उतार चढ़ाव आते हैं ये इस बात के द्योतक हैं कि मार्केट अलाइव एंड किकिंग है। अगर एक ग्राफ की तरह अगर हम सीधी लाइन आ जाएगी तो वो कोई भी डॉक्टर देख के बोलेगा कि मरीज की हालत पतली है। इस तरह का जो मार्केट है वो अच्छा रहता है और ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी उतनी ही बढ़ती है। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, कि आप जब भी लें स्टॉप लॉस के साथ लेके चलेंगे तो आप बहुत बेहतर रहेंगे। अब हम बात करते हैं आज के एक स्टॉक की। तो कल अगर आपको एक स्टॉक लेना हो एक दिन के ट्रेड के लिए या इंट्राडे ट्रेड अगर हम कहें तो वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस आज मजबूत था, 1607 रुपये पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। आप वहाँ पे लें और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1580 रुपये रखें। टारगेट ऊपर का रहेगा 1650 रुपये। तो ये आप इंट्राडे टर्म्स में इन्फोसिस को ले सकते हैं। और अगर पोजिशनल ट्रेड अगर आपको लेनी है तो हफ्ते भर के लिए तो वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील मेरा आज का फंडामेंटल पिक भी है। तो ये ट्रेडिंग एज वेल एज शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा लगता है। तो आप जेएसडब्ल्यू स्टील को 721 रुपये 50 पैसे जहाँ भी बंद हुआ वहाँ पे लें। स्टॉप लॉस रखें 695 रुपये का, टारगेट आपका रहेगा 770 रुपये। ये हफ्ते भर की पोजीशन है। और ये और भी बता दें कि क्योंकि ये स्टॉक आपके उसमें भी है, ये ऑप्शंस में भी है, तो आप ट्राई वहाँ भी कर सकते हैं करना चाहें तो। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो मैच एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ है। जी स्वाति जी। ओके सर,
जी, तो शर्मा जी की कल के लिए इंट्राडे पिक इन्फोसिस और हफ्ते भर का नजरिया जेएसडब्ल्यू स्टील में रखने की सलाह। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से, लेकिन उससे पहले आने वाले कुछ नतीजों पर भी करते हैं चर्चा। टेक महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं, अनुमान क्या कहता है? वरुण दुबे हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। वरुण, जरा बताएं टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान। देखिए, ग्रोथ के लिहाज से तो टेक महिंद्रा के नतीजे अच्छे रहेंगे। हमारा अनुमान है कि आय में करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 10,030 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। कंपनी की जो डॉलर रेवेन्यूज है वहाँ भी करीब 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, $136 के आसपास ही आएगा। कंपनी की जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वहाँ करीब 2.4% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दिक्कतें होंगी कंपनी के मार्जिन्स में, यहाँ पे गिरावट आने वाली है। 16% से गिर के करीब 14.3% के आसपास ही आने वाले हैं। दरअसल जितनी आईटी कंपनीज है उन्होंने अपने वेतन में बढ़ोतरी की थी और टेक महिंद्रा ने भी अपने वेतन जो है उसमें बढ़ोतरी की थी। उसका असर दरअसल आपको कंपनी के मार्जिन्स पे देखने मिलेगा, जहाँ पे करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो हो सकती है। लेकिन मुनाफा जो है 9% बढ़ेगा, 1180 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। कुछ अहम चीज़ें हैं जिस पे आपको नजर रखनी है। एक तो डील विंस, किस तरह की डील विंस इस बार देखने मिली और आगे के लिए डील पाइपलाइन कैसी है, आउटलुक कैसा है, उसको लेके वो जानना जरूरी होगा। और 5G पे इस कंपनी की जो कमेंट्री है उसको भी सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन मार्जिन जो है उस पर दबाव होगा। तो आने वाले नतीजों पर चर्चा के बाद आइए अब देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। करते हैं आज के खास मेहमान वीके शर्मा जी से एक बार फिर से चर्चा कल के ऑप्शन के लिए। बताइए शर्मा जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां? जी स्वाति जी, हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, भले स्टील हो, एल्युमिनियम हो या अन्य मेटल्स हो, तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो उन्हीं में से एक स्टॉक चुनकर लाया हूँ, वो है हिंडाल्को। तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो अभी भी करंट महीने की है, तो 420 की कॉल ₹14.80 पे खरीदें, ₹11.50 का आप रखें इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 19। तो ये आप इस बात का सॉरी माफ़ कीजिए, जो कॉल है वो जुलाई के नहीं है, अगस्त की है, तो ये आपको रखना है। और दूसरा जो स्टॉक है जिसके अंदर मैं ऑप्शन सुझा रहा हूँ वो है L&T इन्फोटेक। तो अभी सारे स्टॉक्स के अंदर हमने आईटी के अंदर देखा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी तकनीकी दृष्टि से ये 4,400 की कॉल इसमें आप ले सकते हैं ₹120 पे। स्टॉप लॉस रहेगा ₹100 और टारगेट इसमें रहेगा ₹150 का। ऑब्वियसली आप इसको 5 या 6 दिन से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए बनल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, बहुत कुछ एक्शन होना है। अब पहला एक्शन तो आपको अमेरिका से ही मिलेगा। आज रात अमेरिका में जो फेड की बैठक है उसके बाद अमेरिकी बाजार किस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, कैसा ट्रेंड, कैसा ट्रेड रहता है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत वाला होगा। और उसके बाद सुबह डाउ फ्यूचर्स का क्या हाल रहता है। तो पहले शुरुआत करने के लिए तो संकेत आपको वहीं से मिलेंगे। उसके बाद हमारे अपने संकेत वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के देखते हैं आज के सेशन में कितनी बड़ी भारी भरकम बिकवाली एफआईज ने की और कितने कमज़ोर ट्रेडर्स अपनी तेजी की पोजीशन को छोड़ते हुए नजर आए। तो इन दोनों की इक्वेशन ये देखने लायक होगी। और तीसरा जो बड़ा एक्शन वाला पॉइंट होगा वो ओवरसोल्ड होता हुआ बाजार। पुट कॉल रेशियो आपको साफ दिखा रहा है कि बाजार बेहद ओवरसोल्ड है और निचले स्तरों से रिकवर करने को तैयार है, जो कि आज दिखा भी। तो ये 3 ट्रिगर हैं जिनके दम पर आपको एक्शन देखना है। और चौथा ट्रिगर जो बनेगा वो बनेगा नतीजों के लिहाज से। ढेर सारा एक्शन कल भी रहने वाला है, रिजल्ट सीजन का पूरा एक्शन। ये 4 खास बातें जिनके दम पर बाजार ट्रेड करेगा। अब ट्रेड करने के लिए रेंज क्या है वो समझ लीजिए। 15,600, 15,700, 15,500, 15,600 ये नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बाजार के लिए, ठीक है। और ऊपर 15,800 से 15,900 ये स्ट्रॉन्ग बिकवाली की रेंज है। और इसके बीचों बीच में कहीं हम 15,700 पर बंद हुए, तो 15,800 के ऊपर निकलते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के बिकवाली के बारे में सोचना है। 15,600 के आसपास इसके नीचे खरीदारी के बारे में सोचना है। ये आपके लिए निफ्टी के मंथली सीरीज की एक्सपायरी के दिन की ट्रेडिंग रेंज, बड़े रेंज जो आपको व्यू बनाना है। बैंक निफ्टी 33,900, 34,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वहाँ पर आ जाते हैं, आए नहीं तो बढ़िया है, आ जाते तो वहाँ पर खरीदारी की रेंज होगी। और उसके ठीक पहले 34,350 एक छोटा सपोर्ट का काम करेगा
ये आपके लिए लेवल है। ऊपरी स्तरों पर 34,800 के आसपास हल्की रुकावट है और उसके बाद 35,000 पार करना मुश्किल होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच कल रखना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स, एफआईज के डेटा, एफएनओ की एक्सपायरी के डेटा, इन सब के बीच में बाजार ऊपर नीचे हो सकता है। विक्स बढ़ रहा है लेकिन पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। तो इन सारे के बीच में आपको ढेर सारा एक्शन देखने को मिल सकता है और उसकी आपकी तैयारी रहनी चाहिए। कल भी कैश मार्केट के स्टॉक्स में चुनिंदा एक्शन अब भी रहेगा, वहाँ डरने घबराने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो बड़े एक्शन वाले दिन के लिए कल तैयार हो जाइए। तो कल के बाजार पर एक्शन जानने के लिए और स्ट्रैटेजी समझने के बाद अब हम कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है हमारे साथ। चंदन जी, बहुत स्वागत है। कल के बाजार पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ? जी नमस्कार। देखिए, जिस हिसाब से बाजार में आज समीकरण बने थे, शुरुआती गिरावट के बाद जो रिकवरी हुई है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय बाजार है वो हर डिक्लाइन पे खरीदारी के मौके दे रहे हैं। हालांकि ऊपर में है वो एक रेस्ट्रिक्टेड लेवल है, बट एफआईएस की बिकवाली की वजह से बट कहीं ना कहीं नीचे में सपोर्ट आ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे दो ट्रेड यहाँ पे समझ में आ रहे। एक तो बीएल में रहेगा। आप देखोगे बाजार की गिरावट के बावजूद बीएल ने अपने पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देके मोमेंटम स्टार्ट किया है। लॉन्ग के बिल्टअप बने और ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज और डिलीवरी वॉल्यूम भी यहाँ पे मार्क हो रहे हैं। तो बीएल में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि न्यू हाइज यहाँ पे बनेंगे और ऊपर में 205 210 तक के लेवल बनने चाहिए। तो बीएल का 195 का कॉल अगस्त महीने का लेने की सलाह रहेगी। 8 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि ये कॉल ऊपर में 14 रुपए के टारगेट हासिल करता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरा देखें कि आईसीआईसी बैंक अच्छा लग रहा है और रिजल्ट के बाद में आईसीआईसी बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया है और ये एक ऐसा काउंटर जो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को नीचे के लेवल पे सपोर्ट दे रहा है। आईसीआईसी बैंक का जो सेटअप बना है वो कहीं ना कहीं 720 तक की टारगेट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो 710 का कॉल अगस्त महीने का लेने की सलाह रहेगी। 10 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि ये कॉल डबल होकर 20 रुपए के टारगेट को हासिल करता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। शर्मा जी, आपके पास आ रहे हैं। आपके पोजिशनल और फंडामेंटल कॉल सेम है, लेकिन लेवल्स कैसे होंगे ये भी बताइए। जी, पहले तो हम कारण समझ लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे अच्छे हैं। तो जो कंपनी का नाम है वो है JSW स्टील। ये स्टील कंपनियों के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर दूसरी बड़ी कंपनी है। टाटा स्टील के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट है और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। यानी कि FY25 तक इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा के करीब 18 जो अभी है उसको बढ़ा के 30.5 मिलियन टन्स कर देंगे। तो ये इसके लिए जो एक्सपेंशन जो होगा उसके लिए जो भी कीमत होगी वो डेट लिए बगैर इंटरनल अक्रूवल से वो पैसा आएगा। ये बड़ी बात है। तो इसकी जो अगर हम ये देखें कि डेट वर्सेस एबिटा की जो रेशो है, जो पहले 1 साल पहले 4.3 थी, वो अब घट के 1.43 हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो रिजर्व्स बन रहे हैं वो इसको डेट को प्रोपोर्शन को कम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। प्रोमोटर की होल्डिंग और उसके साथ में जो कोलैबोरेटर का देखें तो करीब करीब आप 60% जैसी इक्विटी बैठती है और नेट पब्लिक के पास 4.5% ही है। तो जो विजिबिलिटी है वो आने वाले 2 सालों के लिए हमारा मानना है कि रेवेन्यू करीब बढ़ सकता है सालाना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 21% और जो नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ होगा वो होगा 45%। तो इस दृष्टि से ये जो टारगेट है करंट 721 भाव और इसका जो टारगेट है वो 872, तो वो जो 21% का जो रिटर्न है वो मैं समझता हूँ कि 1 साल में बिल्कुल संभव है। उसके पहले ये शायद लेवल आपका आ जाए और कमोडिटी अप ट्रेंड में है तो बाजार का भी इसको सपोर्ट है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया शर्मा जी। तो फंडामेंटल कॉल भी JSW स्टील में खरीदारी की सलाह। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से करेंगे आपका VK शर्मा हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। तो शो में आज के लिए बस इतना ही।